दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए हैं, जिनको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अन्नदाता कड़ाके की ठंड में सड़कों पर पड़े रहने के लिए मजबूर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और खास तौर से सोशल मीडिया पर हर दूसरा व्यक्ति इन बिलों के समर्थन में या विपक्ष में बटा हुआ है। हम चाहे किसी भी पार्टी से हों, किसी भी विचारधारा से हमारा संबंध हो, लेकिन हम सब पहले किसान हैं, या हम सब तभी बोल पाते हैं जब हमारा पेट किसान के उगाए अन्न से भरा हुआ हो। तो हम सब का ये फर्ज बनता है कि स्टैंड लेने से पहले बुनियादी सच्चाई को जान लें। बहुत सी अफवाहें भी ऐसे आंदोलनों में या ऐसे विषयों पर चलती रही हैं जो कुछ बेबुनियाद होती हैं, कुछ में सच्चाई भी होती है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वो 3 कानून हैं, उनके क्या प्रोविजन हैं, ताकि आप सब जान सकें कि उन प्रोविजंस में से कौन सा किसानों के लिए फायदेमंद है और कौन सा किसानों के लिए नुकसानदायक है, ताकि आपका स्टैंड बुनियादी नींव पर खड़ा हो, आप मजबूती से उसकी पैरवी कर सके। तो आइए बात करते हैं पहले बिल की। पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। इस बिल का उद्देश्य है एक ऐसा इकोसिस्टम किसानों को प्रदान करना जिसमें किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक विकल्प मिले और कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव मार्केट सिस्टम के द्वारा उनको रिम्यूनरेटिव प्राइस अपनी उपज का मिल सके। ये एक्ट 20 सेक्शंस में बटा हुआ है। कोई भी एक्ट होता है, उसका पहला सेक्शन उस एक्ट का टाइटल होता है, यानी उसका नाम होता है। दूसरे सेक्शन में कुछ परिभाषाएं दी जाती हैं, जिन परिभाषाओं का, जिन शब्दों का उपयोग उस एक्ट में किया जाता है। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3 से। सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी किसान या कोई भी खरीदार देश भर में कहीं से भी किसी का भी कृषि उत्पाद खरीद सकता है, किसी को भी कृषि उत्पाद बेच सकता है। सेक्शन 4 ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो कृषि उत्पाद खरीदना चाहता है, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन कार्ड उसके पास होना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डॉक्यूमेंट डिसाइड करेगी, निर्धारित करेगी, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए। सेक्शन 4 ये भी कहता है कि ऐसे किसी भी खरीद में किसान को उसकी उपज का मूल्य उसी दिन मिलना चाहिए, या अगर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रोसीजर में समय लगने की संभावना हो तो यह समय सीमा अधिकतम 3 दिन की होनी चाहिए। अर्थात किसान को उसकी उपज का पेमेंट सेम डे ही मिलेगा या अधिकतम 3 दिनों के भीतर भीतर देना होगा। सेक्शन 5 ये कहता है कि इस तरह के लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी काम में लिया जा सकता है, और कोई भी व्यक्ति से यह आशय इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकती है, किसी भी प्लेटफॉर्म को होस्ट कर सकती है। उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन कार्ड होना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेक्शन 6 ये कहता है कि एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, जो कि स्टेट भर में मंडियां हैं जो अभी प्रचलित सिस्टम में, उनमें जो भी फीस, लेवी, टैक्सेस लगते हैं वो इस ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेंगे। सेक्शन 7 ये कहता है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू या अन्य माध्यमों से पूरी सूचना मांग सकेगी और प्राइस पर नजर रख सकेगी कि किसानों को उनके मूल्य का क्या प्राइस दिया जा रहा है। सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसान और खरीदार के मध्य इस ट्रांजैक्शन को लेकर के, तो उसका निपटारा एसडीएम करेगा। एसडीएम इसका निर्धारण प्रथमतः एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड से करेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जुडिशरी सिस्टम में पिछले 15-20 सालों में कोर्ट के अलावा एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पद्धति प्रचलन में है।
जो ये कहती है कि कुछ विवादों का निस्तारण आपसी बातचीत से, नेगोशिएशन से, समझाइश से हो सकता है। अगर दो व्यक्ति मिल बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की अध्यक्षता में बात करते हैं, जिसे हमारे समाजों में पंच पंचायती कहते हैं, तो न्याय सस्ता हो सकता है, न्याय सुलभ हो सकता है, न्याय त्वरित हो सकता है और न्याय टिकाऊ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों की रजामंदी से ही फैसला होता है। तो एसडीएम सबसे पहले कॉन्सिलिएशन बोर्ड बनाएगा, जिसका अध्यक्ष उसका सबऑर्डिनेट कर्मचारी होगा। जैसे सामान्यतः तहसीलदार एसडीएम के सबऑर्डिनेट होता है, या रेवेन्यू इंस्पेक्टर या पटवारी, इस तरह का कोई भी एक कर्मचारी अधिकारी इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। और इसमें 2 या 4 सदस्य लिए जा सकेंगे। अगर 2 सदस्य लिए जाते हैं तो एक एक सदस्य खरीदार का और विक्रेता का होगा। अगर 4 सदस्य लिए जाते हैं तो 2 सदस्य फार्मर की तरफ से, 2 सदस्य परचेजर की तरफ से होंगे। ये बैठ करके निर्णय करेंगे। सर्वसम्मति से निर्णय हो जाता है दोनों पक्षों की सहमति से, तो वो निर्णय फाइनल होगा। अगर सहमति से निर्णय नहीं हो पाता है तो एसडीएम समरी प्रोसीडिंग से, समरी ट्रायल की तरह त्वरित रूप से एविडेंस लेकर के सिविल कोर्ट की पावर रखते हुए इस पर निर्णय करेगा। एसडीएम ये निर्णय 30 दिवस के भीतर भीतर करेगा। एसडीएम डिस्प्यूटेड राशि की रिकवरी के लिए आदेश जारी कर सकेगा और किसान को छोड़कर परचेजर की अगर गलती है तो उस पर पेनल्टी भी लगा सकेगा। एसडीएम के निर्णय की अपील कलेक्टर या एडीएम को होगी, वो 30 दिन के भीतर भीतर करनी पड़ेगी और एडीएम या कलेक्टर इस पर 30 दिन के अंदर अंदर निर्णय लेगा। उसके बाद इसकी अपील नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि स्टेट के भीतर ऐसा कोई भी जुडिशियल एडजुडिकेशन नहीं हो सकता जिसकी अपील हाई कोर्ट में न जा सके। तो एक्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अंतिम अपील हाई कोर्ट में हो सकेगी। पेनल्टीज 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी परचेजर पे लगाई जा सकती है, या जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होस्ट करता है वो कोई गड़बड़ी करता है तो उसकी पेनल्टी की राशि 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। किसानों पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। बाकी के सेक्शंस में यह कहा गया है कि सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इसमें बार होगा, जैसे कि रेवेन्यू मैटर्स में भी सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बार होता है, वही बात इसमें कही गई है। गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर होगी। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन इश्यू कर सकती है, ऐसी पावर इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। स्टेट एपीएमसी जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, उसकी कोई भी बात इस कानून के तहत होने वाली खरीद फरोख्त पर नहीं लगेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन है उसका जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए रूल बनाएगी, पेमेंट के लिए रूल बनाएगी, पेमेंट किस माध्यम से किसानों को देना है इसके रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इस एक्ट के इफेक्टिव कार्यान्वयन के लिए जो भी रूल्स बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट संसद के दोनों सत्रों में कम से कम 30 दिन के लिए रखेगी। उसके बाद दोनों सदन इस पे फैसला लेंगे। अगर सदन डिनाई करते हैं तो वो रूल प्रभाव में नहीं आएंगे। अगर सदन उसको मॉडिफाई करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन के साथ रूल लागू होंगे। अगर कोई कठिनाई इस एक्ट के क्रियान्वयन में आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली रूल बना सकेगी, लेकिन ये रूल बनाने की शक्ति 3 साल तक ही वैलिड रहेगी। 3 साल में जो भी कठिनाइयां इस एक्ट के क्रियान्वयन में आएंगी उस पर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकेगी। तो दोस्तों ये हुआ पहला एक्ट।